प्रिय छात्रों नमस्कार। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी जूनियर माध्यमिक शिक्षक भर्ती हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी उसमें हिंदी के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इसलिए हिंदी तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जो भी टीजीटी, पीजीटी का एग्ज़ाम होना है उसकी डेट भी घोषित हो गई है और परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। इसलिए अब आपको प्रश्नों का अभ्यास बहुत अच्छे से करना चाहिए, नहीं तो समय तो ऐसे निकला जा रहा है जैसे मुट्ठी पर से ऐसे रेत फिसलती चली जाती है ना, और मुट्ठी में कुछ भी नहीं बचता है। मुट्ठी में अगर आप रेत पकड़ें और मुट्ठी बंद करें तो मुट्ठी में से रेत बड़ी आसानी से ऐसे फिसलती चली जाती है और पता ही नहीं चलता। उसी प्रकार से जो हमारे पास अब समय बचा हुआ है वो बस उसी रेत के तरीके है, रेत के समान है। जैसे रेत फिसलती है वैसे समय फिसला जा रहा है। तो आपको मन लगाकर बहुत अच्छे से प्रश्नों का अभ्यास करना चाहिए। मेरा प्रयास तो यही है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करवा सकूं, जिससे कि आपका फ़ायदा हो सके। जिन लोगों का 2016 में नहीं हुआ है वो लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे और इस बार अच्छे से मन लगाकर आप प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, क्योंकि यही एक ऐसी कुंजी है जो आपके दिमाग को खोल सकती है। आप अपने दिमाग को खोलिए और प्रश्नों का अभ्यास बराबर करते रहिए। अगर आप प्रश्नों का अभ्यास बराबर करते रहेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आप अपनी मंजिल को ना पा सकें। इसलिए आप बराबर अभ्यास करते रहिए और मैं आपके साथ हमेशा ही ऐसे ही लगी रहूँगी, प्रश्नों का अभ्यास कराती रहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा करवाने का प्रयास करूँगी। बस आप लोग पढ़ते रहिए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। और हमारा पहला प्रश्न है विज्ञान गीता के रचनाकार बताइए। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा केशव दास। इसका उत्तर होगा केशव दास। विज्ञान गीता के रचनाकार केशव दास हैं। हमारा अगला प्रश्न है काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा देव। इसका उत्तर होगा देव। एक एक प्रश्न में कई प्रश्न छिपे हैं। बस उन प्रश्नों को आप बनाने का प्रयास कीजिए। जिन बच्चों ने हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ा होगा उन्हें ये सारी चीज़ें मालूम होंगी, क्योंकि उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पूरा डिटेल से बताया हुआ है। जैसे कि अब इसी में है कि काव्य रसायन किसकी रचना है, तो इसका उत्तर हो गया देव। अब इसमें से एक प्रश्न और बन रहा है कि देव कवि का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा इटावा। मैं लिखे दे रही हूँ इसी में से आगे, जिससे कि आप समझ सकें और आपका एक प्रश्न और तैयार हो सके। तो देव कवि का जन्म इटावा में हुआ। आपको सिर्फ इतना समझने की ज़रूरत है और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है। क्यों इसका अगला प्रश्न बनेगा वो आप समझ ही चुके हैं। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न है हमारा कपटी मित्र मुहावरे का सही अर्थ बताइए।
कपटी मित्र मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो इसका उत्तर होगा आस्तीन का सांप। इसका उत्तर होगा आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप। कपटी मित्र को आप अच्छे से जानते होंगे और समझते होंगे, क्योंकि हर इंसान के बीच में कोई ना कोई कपटी मित्र होता है जो कि हमारी तरफ भी बना रहेगा और दुश्मन की तरफ भी बना रहेगा। ना आपको पता चल पाएगा ना उसको पता चल जाएगा और वो दोनों तरफ आग लगाता रहता है। उसे ही आस्तीन का सांप कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कला परिच्छेद। कला परिच्छेद के रचनाकार बताइए। कला परिच्छेद के रचनाकार कौन हैं? तो इसका उत्तर होगा दंडी। इसका उत्तर होगा दंडी। कला परिच्छेद कई बार पूछा गया है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से बनाइए। ये प्रश्न शायद 2003 में भी पूछा गया है, इसलिए आप बराबर प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपके पास जितने अनसॉल्व्ड पेपर्स हों उनको भी आप देखिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। जो भी 40 दिन 35 दिन जो भी बचे हुए हैं उनको आप अच्छे से यूज कीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी जो है उसको आप एक नई धार दे सकें। जो आपके माइंड में जो भूल रहा है उसको आप दोबारा से तेज कीजिए। जैसे कि चाकू में धार तेज की जाती है, उसी प्रकार से आप प्रश्नों को इस प्रकार से रिवीजन कीजिए कि आपका दिमाग एक्टिव बना रहे हमेशा। जब आप परीक्षा में जाएं तो उस समय प्रश्नों को देखकर ये ना लगे कि ये मैंने पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं आ रहा। इसलिए आप प्रश्नों को बराबर देखिए, उनका अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। इसलिए मैं आपको आगे से समझा रही हूँ, बता रही हूँ, जिसको आप समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब 1-2 नंबर से रह जाता है ना तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि वो तो जिसके ऊपर बीतती है ना वही जानता है, सब कोई नहीं जानता है। इसलिए आप सचेत हो जाइए और लग जाइए, प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है उज्ज्वल। उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी? हमारा अगला प्रश्न है उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी? तो इसका उत्तर होगा व्यंजन संधि। इसका उत्तर होगा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। हमारा अगला प्रश्न है शोकाकुल। शोकाकुल में कौन सा समास होगा? शोकाकुल में कौन सा समास होगा? इसलिए जिन बच्चों ने समास अच्छे से पढ़े हैं तो जब पेपर में कोई भी शब्द आएगा ना तो उसको आप निकाल कर देख सकते हैं। जैसे शोकाकुल, तो शोक में आकुल, शोक में आकुल अर्थात तत्पुरुष समास। तो प्रश्न है हमारा शोकाकुल में कौन सा समास होगा? तो इसका उत्तर होगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। हमारा अगला प्रश्न है कलापी। कलापी किसका पर्यायवाची शब्द है? कलापी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आप पर्यायवाची भी देखते रहिएगा, क्योंकि पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं। जैसे कि कलापी का इसका तो पर्यायवाची शब्द है, मैं पहले बता देती हूँ आपको। कलापी का पर्यायवाची शब्द
है मोर। मोर। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे सूर्य का पर्यायवाची शब्द एक जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो होता है अंशुमाली, ठीक है। और जैसे गंगा के पर्यायवाची हैं वो भी बहुत पूछे जाते हैं, जैसे भागीरथी और जाह्नवी, देवप्रयाग, इस प्रकार के पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। तो कलापी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये मोर का है। मोर के मैं और आपको बता देती हूँ जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे मोर का है केकी। केकी। मोर का है सिखी। केकी, सिखी। सिखी। मोर का सिखी। सिखी। मोर के सिखी, कलापी और सारंग, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और रह जाते हैं। क्योंकि अगर आपका एक भी प्रश्न गलत हुआ ना तो आप 1000 बच्चों से नीचे आ जाएंगे। इसलिए एक एक प्रश्न को बहुत ही ध्यान से आप एग्जाम में पुटअप करेंगे, ठीक है। तो आइए हमारा अगला प्रश्न है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी किसकी रचना है? हल्दी घाटी ग्रंथ के रचनाकार बताइए। तो इसका उत्तर होगा श्याम नारायण पांडे। इसका उत्तर होगा श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे। हमारा अगला प्रश्न है महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? जो महाकवि सूरदास नाम से आलोचना ग्रंथ है, ये किसकी कृति है? तो इसका उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। इसका उत्तर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी। हमारा अगला प्रश्न है मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा सियाराम शरण गुप्त। मौर्य विजय के रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त। मौर्य विजय के रचनाकार का नाम है सियाराम शरण गुप्त। तो बच्चों आज के 10 प्रश्न मैंने हल करवा दिए हैं और अगर आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। मैं अभी और प्रश्न आगे हल करवाऊंगी। तो छात्रों आपने 10 प्रश्नों को नोट कर लिया होगा और आइए अब हम आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हृदय का मधुभार नामक काव्य रचना किसकी है? हृदय का मधुभार काव्य रचना किसकी है? तो इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र
शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला प्रश्न है गड़बड़ घोटाला। गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है? गड़बड़ घोटाला कैसा शब्द है? तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आप रोज़ बोलचाल की भाषा में यूज करते रहते हैं, अनजाने अनचाहे बोलते रहते हैं और आप उनको समझते नहीं हैं कि ये कैसे शब्द हैं। ऐसे तो जानते हैं कि एक ऐसा शब्द है, लेकिन जब किताबी ज्ञान जो है वो आप नहीं समझते हैं। जब पेपर में आ जाता है कि एक ऐसा शब्द है तो आप हड़बड़िया जाते हैं कि अरे ये तो हम रोज़ बोलते हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि एक ऐसा शब्द है। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को भी बराबर देखते रहिएगा, क्योंकि इन्हें देशज और विदेशज शब्द कहते हैं। तो गड़बड़ घोटाला हमारा देशज शब्द है, तो इसका उत्तर है देशज। देशज। गड़बड़ घोटाला देशज शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है अलंकार। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक बताइए। इस जगह 2 बार लिख गया है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक बताइए। बताइए। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह हैं, तो इसका उत्तर होगा भामह। इसका उत्तर होगा भामह। हमारा अगला प्रश्न है मैला आंचल। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? जो मैला आंचल है वो किस प्रकार का उपन्यास है? ये तो जानते हैं कि उपन्यास है, लेकिन किस प्रकार का उपन्यास है? क्योंकि उपन्यास भी कई प्रकार के होते हैं, इसलिए आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी। तो मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? तो इसका उत्तर होगा आंचलिक। इसका उत्तर होगा आंचलिक उपन्यास। आंचलिक। आंचलिक। आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास। हमारा अगला प्रश्न है मानस का हंस। मानस का हंस किस विधा की रचना है? मानस का हंस किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर होगा उपन्यास। जो मानस का हंस है उसकी विधा उपन्यास है। उपन्यास। मानस का हंस उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है दादा कामरेड। दादा कामरेड के रचयिता कौन है? दादा कामरेड के रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर होगा यशपाल। 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 हमारा अगला प्रश्न है नागार्जुन। नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? नागार्जुन जिसको आप बाबा नागार्जुन बोलते हैं, ये वही बाबा नागार्जुन हैं जिनका कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनका पूरा नाम यानी मूल नाम क्या है। ये वही बाबा नागार्जुन हैं, रसायनी वाले नागार्जुन नहीं हैं। तो नागार्जुन किस वर्ग के कवि हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रगतिवादी। प्रगतिवादी। जो बाबा नागार्जुन हैं ये प्रगतिवादी युग के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक बताइए। जो प्रतिज्ञा उपन्यास है उसके रचनाकार
कौन है? तो इसका उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। इसका उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। हमारा अगला प्रश्न है एकलव्य। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं। तो आपको ये देखना है कि एकलव्य नामक कृति के रचनाकार कौन है। तो इसका उत्तर होगा राम कुमार वर्मा। इसका उत्तर होगा राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। हमारा अगला प्रश्न है विक्रमो उर्वशी की मूल कथा। विक्रमो उर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक बताइए। विक्रमो उर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक बताइए। तो इसका उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका उत्तर होगा, मैं नीचे लिखे देती हूँ क्योंकि उसके आगे जगह नहीं है, तो आप यहाँ से देखिए। इसका उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अच्छा, एक चीज़ और, जो विक्रमो उर्वशी जो सिर्फ इतनी रचना है, उसके रचनाकार हैं कालिदास। सिर्फ विक्रमो उर्वशी के रचनाकार कालिदास हैं। लेकिन ये क्योंकि इसमें विक्रमो उर्वशी की मूल कथा नामक निबंध है, तो इसके रचनाकार हो गए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक बच्चों, तो आज मैंने आपको 20 प्रश्न हल करवा दिए हैं। आप इनको अच्छे से अभ्यास कीजिए, बराबर लगे रहिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कर भला हो भला। अगर आप दूसरे का भला करेंगे तो ईश्वर आपकी मदद स्वयं करेंगे। इसलिए अपना भी भला हो और दूसरे का भी भला हो ताकि सब लोग आगे बढ़ें। इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मैं अगला वीडियो बहुत जल्द, यानी कि कल, आपको वीडियो 20 प्रश्नों का मिलेगा। हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए आप बराबर पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।